हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा, आज से हम क्रैश कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं और ये कोई साधारण क्रैश कोर्स नहीं है बल्कि एक एक्सटेंडेड क्रैश कोर्स है। सबने कहा है टाइटन क्रैश कोर्स। इट इज ए टाइटन बैच बेसिकली, जिसमें कि हम एनसीईआरटी बेस्ड पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, बायोलॉजी के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर भी। तो यहां पर हमें करना यह है कि आपको क्रैश कोर्स की कोई भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है। कोई भी डीपीएस जो क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा वो भी मिस नहीं करना है, और जो आपके जो ऑनलाइन टेस्ट हैं और जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट है वो भी मिस नहीं करना है। ठीक है, अरे हमको जो भी कुरिकुलम, जो भी शेड्यूल आपको दिया गया है उसको हमें जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से शिद्दत के साथ फॉलो करना है। आप चाहते हैं ना सक्सेसफुल होना, आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में फोड़कर आए, आप चाहते हैं ना कि आपको सफलता मिले, तो आपको इस चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो क्रैश कोर्स के दौरान आपको दिए जाएंगे बेटा, उनको आपको बगैर ज्यादा लेफ्ट और राइट दिमाग लगाए, आप अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि आपके लिए हम लोग दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ फॉलो कीजिए। ठीक है, तो हमें इस क्रैश कोर्स से जो है वो सफलता को सुनिश्चित करना है। जो बच्चे शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन का बेहतरीन मौका है, और वो बच्चे जो है वो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर देंगे बेटा, उसको हमें टारगेट करके रखना है। और बाकी जो बच्चे सिर्फ क्रैश कोर्स पर आए हैं, तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि केवल क्रैश कोर्स भी यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो आप 650 प्लस मार्क्स पर आप जा सकते हैं। कितना? 650 प्लस मार्क्स पे आप जा सकते हैं। बस आपको पूरी ईमानदारी से क्रैश कोर्स को फॉलो करना है। ठीक है, और क्रैश कोर्स की शुरुआत के लिए मैंने आपके लिए जो है वो 4 लाइनें लिखी हैं, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, और इन लाइनों को जो है वो लिख लीजिएगा, दीवार पर लगा लीजिएगा। ये क्रैश कोर्स का जो है वो एक प्रकार समझ लीजिए कि क्रैश कोर्स का एक तरह से होता ना कि नेशनल एंथम होता है, ऐसे तो हम मान लेते हैं हमारे टाइटन बैच का जो है वो एक एंथम है, एक 4 लाइनें हैं जो हमारे दिमाग में हमको हमेशा रहना चाहिए, गूंजना चाहिए। उम्मीदें हैं और हौसला भी है, उम्मीदें हैं और हौसला भी है, क्योंकि सपने हैं और उन्हें पूरा भी करना है, क्योंकि सपने हैं और उन्हें पूरा भी करना है। चलो एक बार पूरी शिद्दत से एक कोशिश करते हैं, चलो एक बार पूरी शिद्दत से एक कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती हैं, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती हैं। बदलने को बेताब हूं मैं मेरी लकीरें, बदलने को बेताब हूं मैं मेरी लकीरें, क्योंकि सफलता लकीरों की मोहताज नहीं होती, क्योंकि सफलता लकीरों की मोहताज नहीं होती। आओ चले एक सफर पर, आओ चले एक सफर पर, जहां मेहनत तो होगी, जहां मेहनत तो होगी, पर जीत भी मिलेगी और किस्मत भी बदलेगी, पर जीत भी मिलेगी और किस्मत भी बदलेगी। तो ये हमारा जो है क्रैश कोर्स का एक समझ लीजिए कि एक तरह का जो है 4 लाइन का एक छोटा सा सॉन्ग है, जिसको सॉन्ग के फॉर्म में नहीं, मैंने सिर्फ बोल दिया है आपको पोएट्री के लिए। और मैं ऐसे आपको बता दूं, मैं ऐसे ही लिखता हूं, मिटके ऐसे ही जो है रफ पेपर पे लिखता हूं जब भी मेरे दिमाग में आता है। मतलब मैं सोचता हूं आपके बारे में कि आपको क्या करना चाहिए, कितना एनर्जी के साथ आपको जो है वो आगे बढ़ना चाहिए कि आप एग्जाम में फोड़ के आए। ठीक है, चलिए, तो आज का कोई मोटिवेशन सेशन नहीं है, लेक्चर है आज पहला, लेकिन चूंकि लेक्चर की शुरुआत में चार्ज करना बहुत जरूरी है आपको, नहीं तो पता चला है बैटरी डाउन के डाउन 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 मीटर डाउन है तो प्रॉब्लम वाली बात है। के चलिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपको जो है मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी करनी है। कहां पर? जब बाहर निकलते हैं, किसी से मिलते हैं, क्योंकि आप सोचिए ना कि थैंक गॉड आपके एक ही सिर है, रावण के 10 सिर थे। यदि रावण के समय में कोरोना आया होता तो रावण को 10-10 मास्क लगाने पड़ते, कौन सा मास्क कहां से निकल गया है समझ में ना आता। के तो अभी आप समझ लीजिए कि हम आम इंसान हैं, हमारे पास एक ही सिर है, एक सिर में 2 कान लगे हुए हैं, तो भैया मास्क ठीक से लगा लें बाहर जब निकले, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आपका हेल्थ ठीक रहेगा तो आप एग्जाम अच्छे से दिखाएंगे, अदरवाइज कई दिन आपके खराब हो जाएंगे। देखो बेटा, बीमार पड़ने पर क्या होता है, दिन खराब होते हैं हमारे, क्या? ठीक है, हम दूसरों से पीछे रह जाते हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेटा हम एक काम करेंगे, इस चैप्टर में आपके जो है वो अमूमन जो है जो भी 2 लेक्चर मैं जनरली मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 2 या 3 लेक्चर में। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ग्रेजुअली 2 हिस्सों में, पहले हम मेल वाले पार्ट को कंप्लीट समझेंगे, फिर फीमेल वाले पार्ट को कंप्लीट समझेंगे। मेल वाले पार्ट में हम जो है मेल सेक्सुअल ऑर्गन से लेकर हम जो है वो मेल गैमेटोजेनेसिस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस बार का जो क्रैश कोर्स है उसमें थोड़ा सा, जैसे पहले क्या था, एक
चैप्टर में, एक लेक्चर में पूरा कर दिया। वन शॉट बोलते हैं इसको आप लोग के। तो भैया ऐसा है, वन शॉट में वन ही नंबर मिलता है फिर, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा समझ के जो है वो समझते हुए बेटा इसमें चलते हैं हम, ताकि हमको चीजें जो है वो बिल्कुल बेसिक से एक बार रिवाइज हो के। और आप प्लीज अपने की नोट्स का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा बेटा। की नोट्स को पढ़िए। की नोट्स जो है वो आपके इंटरेक्टिव की नोट्स है, तो उन की नोट्स में जहां जहां पे आपको जो इंटरेक्शन करना है, आपको वो इंटरेक्शन कीजिए। उसमें कैसे करना है वो की नोट्स में जो है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा एमसीक्यू वाली क्लासेस भी आपको मिस नहीं करना है बेटा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, पहला पॉइंट है, फर्स्ट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज दैट कि ह्यूमंस कैसे हैं। कि यदि हम रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मनुष्य किस तरह का जीव है, तो हम बोलते हैं कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब? लैंगिक प्रजनन करते हैं। मनुष्य में, ह्यूमंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने नहीं मिलता है कि किसी का हाथ कटा तो हाथ से एक पूरा इंसान बन गया, ऐसा नहीं होता है, क्या? ठीक है ना, है ना। किसी ने कहा कि भाई हम बाजू से निकला, कुछ जो है लग गया चोट, ब्लड लेके गया, पता चला ब्लड में से हा हा करके एक आदमी बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता है। तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं करते हैं, हम प्योरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म के हम ह्यूमंस आर विविपरस। ये सीधे संतानों को जन्म देते हैं, मतलब ह्यूमंस जो होते हैं सीधे जो है वो ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। और इसका एक बड़ा एडवांटेज ये होता है बेटा कि ऑफस्प्रिंग को प्रॉपर केयर मिलती है। अंडों को जो है अंडों के अंदर जो ओविपरस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अंडे देते हैं, तो अंडों को जो है वो अंडों की पेरेंटल केयर उतनी बेहतर नहीं होती जितनी कि विविपरस जीवों के अंदर होती है। क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर, बॉम्ब के अंदर बच्चा ग्रो करता है, इसलिए बेहतर मैटरनल केयर उसको मिल पाती है, ठीक है ना। क्लियर? अब आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर जो है वो कुछ ऑर्गेनिज्म बने। अब देखिएगा दोनों के, ये आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने सिर्फ एक जगह टिक लगाऊंगा, मैं वो टिक लगाया है मैंने कहां पर? ह्यूमंस में। मैंने कहा ये है विविपरस की, यहां टिक लगाया के। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए कि कौन सा ओविपरस है और कौन सा विविपरस है। के गौर से देखिए, इन ऑर्गेनिज्म को पहचानिए और बताइए ओविपरस है या विविपरस है। जैसे देखो, हम मुर्गी का तो हम जानते हैं, ठीक है, ये ओविपरस हो गया। अब बाकी का आपको बताना है, ठीक है। बाकी जीवों को पहचानिए और टिक कीजिए कि ओविपरस है या विविपरस है, ठीक है ना। ये आपके लिए मैंने काम सौंप दिया है। हमको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए बेटा। जैसे मैंने बोला आपसे, ओविपरस, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट। तो किसके अंदर होता है? अंडे के अंदर होता है, एक के अंदर होता है। कि विविपरस एनिमल में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट की बॉडी के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट का डेवलपमेंट क्या होगा? उससे एम्ब्रियो बनता है बेटा। तो एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट जो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है विविपरी में, और ओविपरी में क्या होता है? वो एग में होता है, ठीक है। दीज एनिमल्स ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग। क्या जो ओविपरस एनिमल है वो फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग को जो है वो उत्पन्न करते हैं के, और जबकि जो है विविपरस एनिमल क्या होते हैं? वे सीधे संतानों को जन्म देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें अनफर्टिलाइज एग से भी संतानें बन सकती हैं, ठीक है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो है वो जनरली फर्टिलाइज एग जो होता है उसमें बाकायदा जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, संतान का जन्म होता है। के फीमेल, अब देखो ओविपरस में क्या है? फीमेल ले एग इन ए सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट बट द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज ऑलवेज डाउटफुल। के जो फीमेल होती है वो एक सुरक्षित स्थान पर अंडे देती है, उसकी सुरक्षा करती है, उसको सेती है, उसको जो है वो हीट प्रोवाइड करती है, लेकिन तब भी क्या होता है कि सर्वाइवल के चांसेस जो हमेशा डाउटफुल रहते हैं। जबकि विविपेरी में क्या होता है? फीमेल जो है वो यंग वन को डिलीवर करती है बॉडी से, और इसलिए जो है वो जो है वो एक सर्टेन ग्रोथ होने के बाद बच्चे का जन्म होता है, इसलिए चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं। इसलिए मैमल्स के अंदर आप देखोगे विविपेरी आपको देखने मिलती है, क्या? क्लियर? ठीक। और जबकि जो है ओविपरस एनिमल जो होते हैं, बर्ड्स हुआ, रेप्टाइल्स हुआ, वो ओविपरस एनिमल में आते हैं इनके, ठीक है। देयर में भी सम एक्सेप्शन, देयर आर सर्टेन मैमल्स जो कि ओविपरस पेरी को भी शो करते हैं, वो आप एनिमल किंगडम में देखेंगे। अभी हमने इतना कहा कि जो है वो विविपेरी हैज एन एडवांटेज। क्या एडवांटेज है वो? क्योंकि बच्चों को जो है बेहतर चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं, बेहतर पेरेंटल केयर उन्हें मिल पाती है, ठीक है। क्लियर? अब कुछ बातें हो रही हैं बेटा, जैसे व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। हम कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या इवेंट होते हैं, क्या घटनाएं घटती हैं, बिल्कुल टू दी पॉइंट रहेंगे। चूंकि बेटा क्रैश कोर्स, इसलिए इसमें ये मत सोचिएगा कि एक एक चीज को मैं स्पून फीडिंग करूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। कि क्रैश कोर्स में हमको थोड़ा सा जो है वो पहले से पढ़ के रखना चाहिए। एंड जो भी क्रैश कोर्स में लेक्चर आपके होने वाले हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी से पहले से खुद पढ़ लीजिए, ताकि जो बातें मैं बोलूं वो आपको समझ में आए बेटा, ठीक है ना? क्लियर है ना? तो क्रैश कोर्स में क्या होगा, थोड़ा फास्ट पेस में हमें चलना पड़ता है।
तो अब यहां पर बात करेंगे व्हाट आर द इवेंट्स इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म। तो पहला इवेंट होता है कि जब मनुष्य में रिप्रोडक्शन होता है बेटा, याद रखिएगा, ह्यूमंस जो होते हैं दे आर दी डायोसियस। कैसे होते हैं बेटा? वो होते हैं डायोसियस। इसका मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना? ठीक है, यहां पर मेल और मोनोसियस एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, डायोसियस पार्टनर की आवश्यकता होती है। मेल और फीमेल दो तरह के पार्टनर होते हैं यहां पे, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने मिलती है, मेल और फीमेल को देखकर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। सबसे पहले क्या होगा? गैमिट बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, गैमिटोजेनेसिस, ठीक है ना। गैमिट बनने के बाद क्या होगा? मेल गैमिट को फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा, मेल गैमिट को फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा, और इसके लिए कई एनिमल्स क्या होते हैं? कॉपुलेशन का सहारा लेते हैं। ह्यूमंस बीइंग में भी क्या होता है? कॉपुलेशन होता है, संसर्ग होता है, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी कहते हैं। तब मेल जो है वो अपने सीमेन को, स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर डिपॉजिट करता है, मेल गैमेट को, और इसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। के इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल सीमेन को डिपॉजिट कर दिया गया, इंसेमिनेशन। इनसाइड दी बॉडी ऑफ फीमेल सीमेन को डिपॉजिट कर दिया गया, इसे इंसेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट दोनों संपर्क में आएंगे, आपस में आकर वो फ्यूज करेंगे, हम बोलेंगे प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा, याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करेगा तो बनेगा जायगोट बनेगा, जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जो है यूटेरस में एक जगह पर इंप्लांट हो जाएगा, चिपक जाएगा, ताकि उसको ग्रोथ मिल सके, मदर की बॉडी से नॉरिशमेंट मिल सके। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। आप बोलोगे सर ये क्या चीज हुई, ये क्या बला हुई ब्लास्टोसिस्ट? देखो बेटा क्या होता है, जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन का जाइगोट बना है, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो बनने के दौरान कुछ अवस्थाएं होती है, जैसे कि सबसे पहले बनता है मोरूला, इसके बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। मोरूला एक सॉलिड बॉल के समान दिखाई पड़ता है हमें, ठीक है। जब जाइगोट में माइटोसिस होती है तो याद रखिएगा, जाइगोट में जो माइटोसिस होती है वो साधारण माइटोसिस से थोड़ी अलग होती है। नॉर्मल माइटोसिस से, सामान्य समसूत्री विभाजन से वो अलग होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है? सेल अपना साइज नहीं बढ़ाती है, लगातार डिवाइड करती रहती है। मतलब सेम साइज जाइगोट है, 2 सेल बन गई, 4 सेल बन गई, 8 सेल बन गई, ऐसे बनता रहेगा, ठीक है। मतलब सेल का साइज नहीं बढ़ेगा और लगातार डिवीजन होता रहेगा। इस तरह की माइटोसिस को हम बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको? हम विदलन कहते हैं, इसको हम क्लीवेज कहते हैं, इसको हम विदलन या क्लीवेज कहते हैं बेटा, है ना। ऐसा माइटोसिस जिसमें कि ग्रोथ फेज जो है वो शॉर्ट होती है, जिसमें कि जो है सेल अपना वॉल्यूम बढ़ाए बगैर लगातार डिवाइड कर जाती है, उसे बोलते हैं हम क्लीवेज कहते हैं, उस तरह के माइटोसिस को। और क्लीवेज जो होता है ना बेटा, ये बेसिकली क्या एडवांटेज है? नंबर ऑफ सेल्स यहां पर बढ़ता है, वॉल्यूम नहीं बढ़ता, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। तो जाइगोट में शुरुआती क्लीवेज होने पर जो है, जो सॉलिड मास ऑफ सेल, कोशिकाओं का गुच्छा बनता है, उसे मोरूला कहते हैं। मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बढ़ता है। ये सब बातें हम आगे करेंगे जब हम जो है वो एम्ब्रियोलॉजी वाला हिस्सा देखेंगे इसका। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यूट्रस में अपने आप को चिपका लेता है, अटैच कर जाता है वो। और कब तक अटैच रहेगा ये? जब तक कि पूरी प्रेगनेंसी ना हो जाए। तो इस चीज को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। चिपकना उसका यूटेरस में जब ब्लास्टोसिस्ट जाके चिपक जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बेटा हम बोलते हैं जो है वो इम्प्लांटेशन कहते हैं उसको हम, ठीक है। फिर अब एक बार इम्प्लांट हो गया, लग गया वहां पेट के, अब उसके बाद उसको जो है वो धीमे धीमे जो है वो ब्लास्टोसिस्ट की सेल्स ग्रो करना शुरू करेंगे, गेस्टुला बनेगा, उसके बाद एक्चुअल एम्ब्रियो बनना शुरू, ऑर्गेनोजेनेसिस शुरू होगा, ऑर्गन्स बनना शुरू होंगे, और एम्ब्रियो जो है वो प्रॉपर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो चुका होगा। तो हम बोलते हैं कि इस अवस्था में एक बार इंप्लांटेशन होने के बाद में केवल एक काम बचता है कि एम्ब्रियो की प्रॉपर ग्रोथ होती रहे, और इस अवस्था को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गेस्टेशन, गर्भावस्था बोलते हैं। यानी गेस्टेशन पीरियड में क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर परिवर्तन होंगे, वो गेस्टुला में कन्वर्ट होगा। गेस्टुला के बाद में क्या होगा? जर्मिनल लेयर्स बनेंगी, जर्मिनल लेयर्स से जो है वो ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, ऑर्गन्स बनेंगे और पूरा एक्चुअल एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब पूरा एम्ब्रियो डेवलप हो गया, अब क्या? अब उसको डिलीवर करना, बाहर निकालना है। हम डिलीवरी बोलते हैं साधारण भाषा में उसको, पर मेडिकल टर्म होती है पार्ट्यूरेशन के। डिलीवरी ऑफ द बेबी को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्यूरेशन कहते हैं। तो बेटा सबसे सिंपल क्वेश्चन जो एग्जाम में जाता है वो ये आता है इसी टर्मिनोलॉजी के ऊपर, ठीक है। एक तो देखो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो बेटा क्या है, आपको जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं, उनका मतलब मालूम होना चाहिए आपको कि इंसेमाइनेशन का मतलब क्या है, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, पार्ट्यूरेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना।
क्लियर? गेस्टेशन का मतलब क्या है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, ठीक है, और आपका फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, ये सारे वर्ड आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इसके अलावा आपको याद रखना बेटा 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है इसका सीक्वेंस, इन इवेंट का सीक्वेंस, के सीक्वेंस आपको याद रखे, यानी आपको 3-4 इवेंट देके बोलेंगे सही सीक्वेंस क्या है वो आपको याद रखना बेटा। दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन 2021 के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है बेटा, ये 2021 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बच्चा जो है वो एडल्ट में डेवलप होता है, ठीक है, जो चाइल्डहुड में जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं, तो इसका मतलब एक अवस्था ऐसी आएगी जब व्यक्ति जो है वो एडल्टहुड को प्राप्त होता है, वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, उस अवस्था को एडोलेसेंट कहते हैं हम, ठीक है। और जैसे ही सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं हम बोलते हैं उसको कि व्यक्ति ने प्यूबरिटी अटेंड कर ली है। क्या अटेंड कर लिए? प्यूबरिटी के। प्यूबरिटी का मतलब क्या होता है? मतलब यह है इट इज दी सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी एक ह्यूमन बीइंग में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी का आना उसे हम प्यूबरिटी कहते हैं। अब प्यूबरिटी में होता क्या है, मेल के अंदर मेल गेमिट का फॉर्मेशन शुरू हो चुका होता है, ठीक है, फीमेल के मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो चुकी होती है, फीमेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और यहां पर जो है वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो भी अलग अलग दिखाई पड़ती है। यानी बचपन में 4-5 साल 3-4 साल के बच्चे होंगे, लड़का लड़की होंगे तो ज्यादा अंतर समझ में नहीं आएगा उसमें, लेकिन एक यंग एडल्ट होंगे उनमें आपको साफ साफ अंतर समझ आएगा कि ये बॉय है ये गर्ल है। तो जो सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, लड़कों में दाढ़ी का आना, लड़कियों में आवाज का पतला हो जाना, क्या, तो बहुत सारी चीजें ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमको यहां पर देखने मिलते हैं प्यूबर्टी के समय। तो एडोलेसेंट का मतलब क्या है, ये ह्यूमन हेल्थ के अंदर दे रखा है बेटा, ये चीज हिस्सा याद रखना है। एडोलेसेंस एक ऐसी उम्र होती है जिसमें कि बच्चा जो है वो बेसिकली एक चाइल्ड जो होता है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, और उसमें यदि हम बात करें जिसे हम बोलते हैं ना टीनेजर बोलते हैं, हम बोलते हैं कि व्यक्ति टीनेजर, जैसे कि 11 से लेके 14 साल के, 11 से लेके 14 इयर्स ऑफ एज जो है अर्ली एडोलेसेंट है। इस समय जो है वो प्यूबर्टी के चेंजेस जो है वो रैपिडली आना शुरू होते हैं, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इवॉल्व होना शुरू होते हैं। मिडिल एडोलेसेंट होता है 14 से लेके 16 इयर्स ऑफ एज होता है, यहां पर प्यूबर्टल चेंजेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके होते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी होती है, सेक्स ऑर्गन जो है वो इवॉल्व हो चुके हैं, डेवलप हो चुके होते हैं, हमेशा बोलेंगे क्या। एंड लेट एडोलेसेंट क्या होता है, 16 से 18 ईयर होता है, यहां पर एक यंग पर्सन जो है पूरी तरीके से एडल्ट हमको दिखाई देने लगता है, मतलब यहां पर वो एडल्ट में कन्वर्ट ऑलमोस्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो ये अब ये कहां पर है, ये आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, ये एक्चुअली में ये कहां पर है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले हिस्से में जो कनेक्टेड पोर्शन है, इससे पता हमको होना चाहिए बेटा इसके। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि हमें जो भी आप रिप्रोडक्टिव इवेंट यहां पर देख रहे थे आप, ये कब शुरू होंगे, ये जब सेक्स ऑर्गन अपने आप को डेवलप कर लेंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, तब होगा इसके। तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वे प्यूबरिटी के बाद हमको जो है वो दिखाई पड़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमाइनेशन, क्या भाई जो है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हुआ तो इंसेमाइनेशन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की शुरुआत होती है आफ्टर दी प्यूबर्टी के। तो प्यूबर्टी क्या है, एक तरह का जो है वो सेक्सुअल डेवलपमेंट को प्राप्त करना है, ठीक है। There are remarkable differences between reproductive events in the male and the female के। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि एक बात हमें दिमाग में रखना है कि मेल और फीमेल में जो है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में, जैसे हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो वहां पर हमको अंतर देखने मिलता है। एक मेल जो होता है वो एक मेल जो होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड एज में अधिक वृद्ध होने पर भी कंटिन्यू रहता है। इसमें तो देखो साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इवन इन ओल्ड मैन। एक ओल्ड मैन में भी स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है, जबकि फीमेल में क्या होता है कि एट द एज ऑफ 50 इयर्स के वहां पर ओवम का फॉर्मेशन रुक जाता है, और इसे बोलते हैं हम मीनोपॉज कहते हैं, इसको हम मीनोपॉज कहते हैं इसे हम, ठीक है। मीनोपॉज में क्या होता है बेटा, मीनोपॉज में जो है ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब फीमेल्स में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। कब होता है ये लगभग 50 वर्ष की उम्र के आसपास ये महिलाओं में हमको देखने मिलता है। क्लियर? अब देखो इस चीज को याद रखने का बिल्कुल सिंपल सा, आप देखिए, आप देख रहे हैं ना कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ही न्यूज है, पब्लिक डोमेन में फोटोग्राफ अवेलेबल है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया, इंडिया टुडे ने इसको कवर किया बेटा, ठीक है, कि ए 58 ईयर ओल्ड मैन मैरिज ए 20 ईयर ओल्ड वुमन, ठीक है। तो ये
ये फोटोग्राफ अपनी बात है ना, एनसीईआरटी ने लिखा वो बात कैसा आपको कहता है कि स्पर्म फॉर्मेशन कैन कंटिन्यू इन दी ओल्ड एज आल्सो, के जबकि फीमेल्स में क्या होता है कि 50 इयर्स के बाद मीनोपॉज हमको देखने मिलता है। अब मीनोपॉज के अपने सिम्टम्स होते हैं, ये भी कभी कभी बेटा आता है। अब आप बोलोगे सर ये एनसीईआरटी, अरे भाई ये सब एनसीईआरटी में जो बता रहा हूं आपको, क्लियर, दिमाग में जो है वो लेफ्ट और राइट मत जाइए, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान रखिए उस पर के। मीनोपॉज में एक्चुअली हुआ क्या, मीनोपॉज में ओवम का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, मतलब गैमेटोजेनेसिस वाला इवेंट वो रुक जाता है के। और इसके और आपको बता दूं मैं कि फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ही मीनोपॉज होता है तो देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जिनका संबंध मीनोपॉज से होता है, जैसे कि हॉट फ्लैशेस देखने मिलते हैं जो कई साल ने प्री मीनोपॉजल एज में, मीनोपॉज की जब शुरुआत होती है उस समय जो है हॉट फ्लैशेस यानी एकदम तेज गर्मी का लगना, एकदम जो है वो घबराहट का होना, ये फीमेल्स के अंदर कॉमन देखने मिलता है। तो हॉट फ्लैशेस का संबंध जो है वो मीनोपॉज से के। फिर एक्सट्रीम टायर्डनेस, थकान अधिक लगती है, और बोन का लॉस। याद रखिए जो ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल सडनली नीचे गिर जाता है, और होता क्या है यहां पे कि यहां पर जो है वो मीनोपॉज के बाद एक सबसे बड़ी समस्या, याद रखो बेटा सारी बायोलॉजी कनेक्टेड है आपस में, तो बतला रहा हूं मीनोपॉज के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है कि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस भी देखने मिलती है, कि कैल्शियम का जो है बोन डेंसिटी कम होने लगती है। इसलिए मीनोपॉज के समय से जो है वो मिडिल एज की महिलाओं को इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट दिए जाते हैं के। ठीक, वेट गेन होता है, मेमोरी इश्यूज होते हैं, स्किन में ड्राइनेस बनी रहती है, स्लीप में प्रॉब्लम होता है, और जो है वो बाल अधिक झड़ने लगते हैं। ये सारी चीजें जो है मीनोपॉजल सिम्टम की तरफ इशारा करती हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं, अब ये तो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शुरुआती चीजों को देखा हमने। मैंने आपसे कहा था पहले हम बात करेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर हम बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे। एनसीईआरटी हमें कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग बेटा हम बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां होता है, पेल्विस में होता है, पेल्विस, ठीक है। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। एब्डोमेन के ठीक नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना, पेल्विस, जहां पे पेल्विक ग्रिडल प्रेजेंट है के, तो तो पेल्विस वाला रीजन जो है वहां पर हमको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो देखने मिलता है। इसमें क्या शामिल है, इसमें आप देखो बेटा आपको याद रखना है, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो गैमीट को प्रोड्यूस करता है, जो गैमीट को प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल में, और फीमेल में होती है ओवरी, ठीक है ना, फीमेल में ओवरी होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के। तो जो है इसमें एक वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है मेल में के, टेस्टिस है। टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। वो कहां होता है, वो टेस्टिस में होता है, टेस्टिकल्स में होता है, ठीक है। फिर अब जो गैमिट बन गया उसे कैरी करके लाना पड़ेगा कहां तक, ताकि जो है उस गैमिट को, देखो बेटा मेल में गैमिट बना और उस गैमिट का पर्पस क्या है कि उसे इंसेमिनेशन से फीमेल बॉडी में इसको रिलीज करना है के, जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो उस स्पर्म को इकट्ठा करके जो है वो उसे किसी मीडियम में डालकर उसको जो है वो फीमेल बॉडी तक पहुंचाना पड़ेगा। तो बात इतनी सी है कि जो है वो टेस्टिस से जुड़ी हुई कुछ डक्ट होती है कि एस्ट्री डक्ट होती है। फिर देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स, देखो याद रखिएगा टेस्टिस जो होता है वो पूरा सीमेन नहीं बनाता है, सीमेन को हिंदी में बोलते हैं वीर्य के, सीमेन एंड स्पर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं के। स्पर्म इज ए पार्ट ऑफ सीमेन, स्पर्म सीमेन का एक हिस्सा है। सीमेन और स्पर्म सिनोनिम नहीं होते हैं, सीमेन और स्पर्म सिनोनिम नहीं होते हैं। स्पर्म इज ए पार्ट ऑफ सीमेन, सीमेन के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन भी होता है, सीमेन के अंदर जो है वो बल्बोइथल ग्लैंड का सिक्रेशन भी है, सीमेन के अंदर जो है वो आप देखें तो देयर आर सर्टेन सिक्रेशन, हमको जो है वो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन भी होता है। तो सीमेन के अंदर तो कई सारे केमिकल होते हैं कि, तो सीमेन जो होता है इट्स ए मीडियम, कंप्लीट जो कंपोजिशन वो सीमेन है, सीमेन का एक हिस्सा होता है स्पर्म, ठीक है ना, क्लियर। तो टेस्टिकल्स जो होते हैं वे स्पर्म को बनाते हैं, इसके बाद सेमाइनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, बल्बोइथल ग्लैंड होती है, ये सिक्रेशन को रिलीज करती हैं। ये सिक्रेशन और स्पर्म को मिलाकर जो बनता है उसे बोलते हैं हम सीमेन कहते हैं उसे हम। तो देयर आर सर्टेन
सर्टेन ग्लैंड्स। अब ग्लैंड में क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, बल्बोयूथेरल ग्लैंड हो गया, ठीक है, तो ग्लैंड्स होती है। फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होती है, ये वो ऑर्गन होता है जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, जो इंसेमाइनेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, वो एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया का संबंध जो है, एक्सटर्नल जेनिटलिया का संबंध जो है, एक्सटर्नल जेनिटलिया का संबंध जो है वो किसी भी सूरत में जो है वो गैमीट फॉर्मेशन से नहीं होता है, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन का संबंध होता है किससे बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, वो होते हैं टेस्टिस और ओवरी होते हैं। क्लियर? तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक इमेज है बेटा, हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख रहे हैं, तो हमने क्या देखा, हमने कहा इसमें दिखाई पड़ रहा है पेनिस, पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया। फिर क्या देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं टेस्टिकल्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं डक्ट देख रहे हैं, एपिडाइमिस एक डक्ट दिखाई पड़ रहा है हमें यहाँ पे। फिर हम देख रहे हैं वास्ट डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है हमें यहाँ पे के। फिर हम ग्लैंड देख रहे हैं, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, ये ग्लैंड हमको दिखाई पड़ रही है। तो याद रखिएगा बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, उसमें टेस्टिस प्रेजेंट है, एसेसरी डक्ट प्रेजेंट है, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर है ना? देखो ना, ये क्या देख रहे हैं हम, ये हम देख रहे हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है इमेज में, हम कह रहे हैं ये है एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। ये स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो जिसमें कि ब्लड इकट्ठा होने पर ये जो है वो इरेक्ट होता है, और इरेक्ट होने के बाद इंसेमिनेशन में ये हेल्प करता है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, वो है टेस्ट, जो हम देख रहे हैं ये है टेस्टिस हमको दिखाई पड़ रहा है, और ये दिखाई पड़ रही है डक्ट, ये इससे जुड़ी हुई हमको डक्ट जो है वो दिखाई पड़ती है, ठीक है। क्लियर? देखिए ये है टेस्टिस, कॉपुट एपिडाइमिस, कॉर्पस एपिडाइमिस, कॉर्डा एपिडाइमिस के। एपिडाइमिस जो होता है ये टेस्टिस के पोस्टर पार्ट से अटैच होता है, और इसके तीन हिस्से होते हैं। हेड वाले हिस्से को कॉपुट कहते हैं, बीच वाले को कॉर्पस कहते हैं, पीछे वाले हिस्से को कॉर्डा कहते हैं के। और ये एपिडाइमिस जो है वो किसमें कंटिन्यू करता है, ये कंटिन्यू करता है वास्ट डिफरेंस में के। वास्ट डिफरेंस एक डक्ट होती है जो टेस्टिकल से वहां से निकलकर सीधी जो है वो कहां पहुंचती है, वो एब्डोमेन वाले हिस्से में वो पहुंचती है, ठीक है। आगे बात करते हैं इस पर हम। देखिए यदि एक टेस्टिकल के अंदर झांक कर देखा जाए, उसकी एनाटॉमी को समझा जाए, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा इसमें कि एक टेस्टिस जो है, उस टेस्टिक्स में बाहर एक जो है कवरिंग है, एक लेयर है, उस लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं हम के। फिर अंदर हमको जो है कुछ हमें ट्यूब दिखाई पड़ती है, टेस्टिकल्स के अंदर हमें ट्यूब दिखाई पड़ती है, जो एक टेस्टिस में तकरीबन जो है वो बड़ी संख्या में हो सकती है। मतलब हम ये ट्यूब होती है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होती है, और इन ट्यूब को हम सेमाइनिफरस टिब्यूल कहते हैं। हमें टिब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, हमें सेमाइनिफरस टिब्यूल हमको ये दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखाई पड़ रहे हैं। टेस्टिस के अंदर कई सारे खंड होते हैं, कई सारे सेगमेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, जिन्हें हम जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर? और दो सेमाइनिफरस टिब्यूल के बीच में खाली जगह होती है, उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। वहां पर इंटरस्टिशियल टिश्यू देखने मिलता है, उसमें इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, और उन इंटरस्टिशियल सेल को हम बोलते हैं लीडिक सेल बोलते हैं, जो मेल हार्मोन एंड्रोजन को रिलीज करती हैं। तो स्ट्रक्चर दिमाग में आपके ये रहना चाहिए बेटा, ठीक है। अब हालांकि ये एनसीईआरटी का इमेज नहीं है, पर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जितने भी आप देखेंगे कि जो जितने भी सेमाइनिफरस टिब्यूल है, वे सब मिलकर एक जाल बनाते हैं, और उस जाल को हम रेटेड टेस्टिस कहते हैं। रेटेड टेस्टिस जो होता है वो क्या करता है, वो वासा इन्फ्लुएंजा से बाहर निकलता है, और वो वहां का किससे कनेक्ट करता है, वो कनेक्ट करता है एपिडाइमिस से कनेक्ट करता है। एपिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस निकलता है जो आगे पहुंचता है, ठीक है। आगे जाके जुड़ता है किससे बेटा, वो आगे जाके जो है वो इजैक्युलेटरी डक्ट को बनाता है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या याद रखना है आपको इसमें याद रखना है सीक्वेंस ऑफ डक्ट्स, ठीक है। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या, ठीक है। एंड डक्ट का ये देखो टफ क्वेश्चन है इस पोर्शन से के, जिनको हमें थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा बेटा, कि जो टेस्टिस है उसके अंदर डक्ट का सीक्वेंस क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने कहा टेस्टिस के अंदर जो डक्ट जहां पर की स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, वो डक्ट जहां पर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस जिन डक्ट के अंदर होता है। सुनिए क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है कि जिन डक्ट के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिनके अंदर स्पर्मेटोगोनिया देखने मिलता है, जिनके अंदर जो है सर्टोली सेल देखने मिलती है, उन डक्ट का नाम क्या है, वो डक्ट होती है सेमाइनिफरस टिब्यूल,
ठीक है, ठीक। ये ट्यूब्यूल जो है आगे जाके सीधा होते हैं और ये बनाते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई बनाते हैं, जिसके जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं इसको। लेकिन जब ये जुड़ते हैं आपस में तो एक जाल बनता है, उसे रेटेड टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इससे कुछ डक्ट बाहर निकलती हैं, उन्हें हम इफ्रेंट डक्ट्यूल कहते हैं। उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वासा इफ्रेंशिया वर्ड यूज करते हैं, इफ्रेंट डक्ट्यूल कहते हैं। और ये इफ्रेंट डक्ट्यूल जो है वो एपिडाइमिस से जाकर जुड़ती हैं, एपिडाइमिस, और एपिडाइमिस कंटिन्यू करती है वास डिफरेंस से, ठीक। प्लीज सीक्वेंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं कह रहा हूं बेटा क्रैश कोर्स में पिछली बार भी, इसके पहले भी, मतलब ये बायोमेंटर्स का लगातार समझ लीजिए 2017, 18, 19, 20, 21 ये पांचवा क्रैश कोर्स है बायोमेंटर्स से लगातार। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पिछले 4 क्रैश कोर्स में जो पढ़ाया गया वही सब कुछ एग्जाम के अंदर आया है, ठीक है। हालांकि हम म्यूचुअल फंड के समान आपको जो एक वार्निंग देंगे कि हमारे पिछले परफॉर्मेंस से आप आने वाले समय की गारंटी वारंटी ना निकालें, लेकिन हम ईमानदारी से पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है जैसे पहले हुआ वैसा अभी भी होगा। इस बार हम टारगेट कर रहे हैं हम कि पूरा पेपर हमारा क्रैश कोर्स में, इतना दिन हमें कभी नहीं मिला जितना इस बार हमें क्रैश कोर्स में दिन मिल रहा है, और इन दिनों का हम बेहतर इस्तेमाल करेंगे और एग्जाम में फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो नोट कर लो बेटा, ये सब पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम के, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पर भी काम कर रहे हैं बेटा। तो सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुलरी रेक्टाई, टेस्टिस के इफ्रेंट डक्ट्यूल, डक्टस एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस याद रखना है हमको, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी की इमेज पे आते हैं हम, है ना। और एनसीईआरटी की इमेज में आपको मैंने पहले भी कहा था बेटा, रेगुलर बैच वाले बच्चों को मैंने कहा था कि आपके पास में बेटा वर्कबुक है, वर्कबुक को जरूर भरना है आपको, ठीक है। सारे एनसीईआरटी के इमेजेस उस वर्कबुक के अंदर दे रखे हैं और वर्कबुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर क्या देख रहे हैं बेटा, हम यहां पर देख रहे हैं, देखो सब अब शुरुआत कहां से करते हैं हम, शुरुआत करते हैं हम यहां पे टेस्टिस के। टेस्टिस एक पाउच के अंदर, देखो ध्यान से देखो के, टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड ए स्किन पाउच, एक पाउच दिखाई पड़ रहा है। इस पाउच को बोलते हैं हम स्क्रोटम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विर्सन थैली कहते हैं या स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम। स्क्रोटम इज ए पाउच जिसमें टेस्टिकल प्रेजेंट है, और ये पाउच बॉडी से बाहर तरफ निकला होता है, और ऐसा इसलिए होता है, ये एब्डोमेन के अंदर नहीं होता, बाहर निकला होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के निर्माण के लिए, स्पर्म को बनाने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है, ठीक है। यानी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस बॉडी नीड्स के, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसकी तुलना में स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए स्क्रोटम जो है वो बाहर तक उभरे होते हैं, ठीक है। स्क्रोटम है, उसमें टेस्टिस दिखाई पड़ रहा है। फिर टेस्टिस से आप देख रहे हो कि आपको जो है कुछ डक्ट जुड़ी हुई दिखाई पड़ रही है आपको, फिर आप क्या देख रहे हो, आपको दिखाई पड़ी ग्लैंड्स दिखाई, देखो ये क्या है, ये डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, वास डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है आपको। वास डिफरेंस वो डक्ट है जो कि स्क्रोटम से निकलता हुआ कहां आया, जो कि टेस्टिस से कनेक्टेड है, एपिडाइमिस से, एपिडाइमिस वास डिफरेंस से जुड़ा होता है, और यही वो डक्ट है जो निकलकर जो है कहां पहुंचता है, निकलकर एब्डोमेन वाले हिस्से में पहुंचता है, ब्लैडर के आसपास से होता हुआ क्या करता है, वो सेमाइनल वेसिकल के डक्ट से फ्यूज करता है और उससे इजैकुलेटरी डक्ट बनती है, देख रहे हैं आपके। फिर ग्लैंड दिखाई पड़ रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई पड़ रही है के, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिखाई पड़ रही है हमको, सेमाइनल वेसिकल दिखाई पड़ रहे हैं हमको, ठीक है। संख्या में 2 होते हैं लेफ्ट राइट, सेमाइनल वेसिकल हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक। फिर याद रखिए जो मेल के अंदर, मेल में जो ब्लेडर की ओपनिंग है, जो ब्लेडर की ओपनिंग है, जो मेल में जो ब्लेडर की, ये ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर, जो ब्लेडर की ओपनिंग है मतलब यूरिथ्रा, मेल में जो यूरिथ्रा है, ठीक है, ये सीमेन भी कैरी करता है और ये यूरिन भी कैरी करता है, ठीक है। ये सीमेन भी कैरी करता है और जो है वो यूरिन भी कैरी करता है, याद रखेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल जेनिटल क्या है, वो है पेनिस, ठीक है। फिर देखिए आप एनसीईआरटी के जितने भी इमेजेस हैं बेटा बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको दिमाग में रखना है बेटा, ठीक है ना। वो बड़े इंपॉर्टेंट इमेजेस के, एनसीईआरटी के इमेजेस बड़े इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको एनसीईआरटी के इमेज पर बेस्ट क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा क्रैश कोर्स के डीपीएस के अंदर, ताकि आपको प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाएं बेटा, ठीक है। तो कोई भी जो आपके हर लेक्चर के बाद आपका जो डीपीएस है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कलेक्शन ऑफ गुड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, उनको मिस मत कीजिएगा आप, ठीक है, क्लियर।
अब यहां पे क्या देख रहे हैं हम, इमेज फिगर 3.1 भी हम देख रहे हैं यहां पे। अब देखो बेटा क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन में क्या है, मैंने कहा टेस्टिस इन्वॉल्व है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के। फिर क्या है, डक्ट है। अब देखो डक्ट क्या दिखाई पड़ रही है आपको दिखाई पड़ रही है कि टेस्टिस के अंदर आपको कई सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं के। और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल से क्या हो रहा है कि जो इनके अंदर सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, जो ट्यूब्यूल का जो है ट्यूबुली रेक्टाई के थ्रू, स्टेट ट्यूब्यूल के थ्रू वो एक जाल बना रहे होते हैं। उस जाल को हमने रेटेटेस्टिस कहा, हमने लेवलिंग ध्यान रखिएगा। फिर वासा इफ्रेंशिया, देन एपिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। फिर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वास डिफरेंस आपस में फ्यूज कर रहा है। क्या बन रहा है बेटा, उससे इजेकुलेटरी डक्ट बनेगा यहां पे। फिर आप देख रहे हो प्रोस्टेट जो है वो यूरेथ्रा को चारों ओर से कवर कर रहा है, घेर रहा है। सिंगल होती है प्रोस्टेट ग्लैंड जो यूरेथ्रा के जो है वो ब्लेडर के पास वाले पार्ट को कवर करता है। फिर आप देख रहे हो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, दिस इज द यूरेथ्रा एंड दिस पेनिस का अगला फूला हुआ हिस्सा कहलाता है ग्लांस पेनिस कहलाता है। ग्लांस पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है उसे फोर स्किन कहते हैं, आप प्रीप्यूज कहते हैं, उसे फोर स्किन कहते हैं। उसके लिए आप प्रीप्यूज वर्ड भी हम यूज करते हैं, ठीक है। लेवलिंग ध्यान देना उस पर बेटा, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा उठ के आ सकता है बेटा। लेवलिंग को मिस हमें नहीं करना है, क्लियर। देखिए अब आते हैं क्या लिखा एनसीईआरटी में, देखो बेटा कुछ पॉइंट दिमाग में हटके। टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पाउच में होता है, पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, स्क्रोटम का क्या करता है बेटा, ये हेल्प टू मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। और याद रखो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए होता है, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, हमने कम कहा इट इज 37 डिग्री सेल्सियस के, तो हमको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, क्लियर। एडल्ट में टेस्टिस ओवल शेप के होते हैं और इनकी लेंथ कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कि हमारे दिमाग में यह है कि ओवरी बड़ी होती होगी एज कंपेयर टू टेस्टिस, तो आपको क्लियर कर दूं मैं, टेस्टिस का साइज ओवरी से बड़ा होता है। साइज ऑफ टेस्टिस इज बिगर देन दी साइज ऑफ ओवरी, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है इनकी और विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है। फिर आते हैं टेस्टिस में एक डेंस कवरिंग होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया देखा अभी हमने, देखा ना बेटा के, तो एक डेंस कवरिंग से घिरा होते हैं इनके। और टेस्टिस के अंदर 250 के आसपास कंपार्टमेंट होते हैं, इन कंपार्टमेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर, हर एक लोब्यूल में 1 से लेकर 3 तक क्वाइल्ड सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल होती है, डक्ट होती है। ये ट्यूब होती है, लंबी ट्यूब होती है जो घूमी हुई सी होती है, क्योंकि कम जगह में इनको एक्यूमुलेट करना होता है, तो घूमी हुई होती है। और इन ट्यूब के अंदर ही सर्टोली सेल देखने मिलती है, इन ट्यूब के अंदर ही स्पर्मेटोगोनिया सेल देखने मिलती है। स्पर्मेटोगोनिया सेल स्पर्म को बनाने में रोल प्ले करती है। सर्टोली सेल स्पर्म बनाने के लिए जो नॉरिशमेंट चाहिए होता है वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब चूंकि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 तक सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं, तो उन ट्यूब्यूल के बीच में खाली जगह होती है, उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। वहां पर हमको इंटरस्टिशियल सेल देखने मिलती है और उन इंटरस्टिशियल सेल को हम बोलते हैं लीडिक सेल्स। क्या बोलते हैं उनको, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लीडिक सेल्स बोलते हैं इनको। और लीडिक सेल जो होती है वो मेल हार्मोन बनाती है, एंड्रोजन का निर्माण करती है, ठीक है। क्या लिखा, 1 से 3 कॉइल, हाईली क्वाइल्ड क्यों है, साइज में बड़ा है, लंबा है, ठीक है, इसलिए हाईली क्वाइल्ड सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल देखने मिलते हैं, जहां पर कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। कि हर एक सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल देखने मिलती हैं, एक होती है स्पर्मेटोगोनिया सेल, मेल जर्म सेल, दूसरी होती है सर्टोली सेल। याद रखिएगा सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल में आपको कितने प्रकार की सेल्स देखने मिलती हैं, सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल में आपको 2 प्रकार की सेल्स देखने मिलती हैं, एक होती है स्पर्मेटोगोनिया सेल, दूसरी होती है सर्टोली सेल, याद रखना है, ठीक है। अब द मेल जर्म सेल जो क्या है बेटा, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया की बात कर रहे हैं हम, ये म्यूसिस में भाग लेती है और फाइनली ये स्पर्म का निर्माण करती है। और सर्टोली सेल क्या करती है, इन डेवलपिंग स्पर्म्स को, स्पर्मेटोजोआ को या जर्म सेल्स को वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है,
और सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। यहां पर स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं और यहां पर इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल हमको देखने मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी पॉइंट इसका मिस नहीं करना है। क्रैश कोर्स में जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है वो सब पॉसिबल क्वेश्चन है। एवरी सिंगल लाइन इज ए पॉसिबल क्वेश्चन, तो मिस नहीं करना है आपको, ठीक है, क्लियर। अब लीडिंग सेल क्या काम करती है, मैंने बताया आपको, ये टेस्टिकुलर हार्मोन कहां बनता है, टेस्टिकुलर हार्मोन कहां बनता है, तो क्वेश्चन नंबर 1, टेस्टिकुलर हार्मोन कहां बनता है, ऑप्शन ए दिया आपको, दी सेल्स प्रेजेंट इनसाइड दी सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल। ऑप्शन बी दिया सेल्स प्रेजेंट बिटवीन दी सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज दी सेल्स प्रेजेंट बिटवीन दी सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल। कि कौन बनाएगा, टेस्टिकुलर हार्मोन बनाने वाली सेल कहां होगी, वो सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में होगी। क्या बोलोगे इसको, लीडिंग सेल्स बोलोगे, इंटरस्टिशियल सेल बोलोगे उसको आप, ठीक है। इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पोनेंट सेल्स, मतलब देयर आर सर्टेन सेल्स, WBCs, इस तरह के सेल्स यहां प्रेजेंट होंगे जो कि यहां पर जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी रोल प्ले करेंगे, ठीक। द मेल सेक्स एक्सरी डक्ट में क्या क्या इंक्लूड है, रेडिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस। प्लीज रिमेंबर इट्स सीक्वेंस याद रखिएगा के, ये कहां से कहां तक है, ये फ्रॉम टेस्टिस टू आउटवर्ड, ठीक है। सीक्वेंस याद रखना है आपको के, सबसे अंदर रेडिटेस्टिस, देन वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइमिस एंड दी वास डिफरेंस के। सबसे बड़ी डक्ट है वास डिफरेंस इसमें, ठीक है। द सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन्स इनटू द वासा एफ्रेंसिया थ्रू द रेडिटेस्टिस के। सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल जो होते हैं रेडिटेस्टिस की हेल्प से वासा एफ्रेंसिया में खुलते हैं। वासा एफ्रेंसिया वो डक्ट है जो टेस्टिस से बाहर निकलती है, रिमेंबर MCQ, ठीक है। और कहां ओपन होती है, एपिडाइमिस में ओपन होती है। एपिडाइमिस कहां होता है, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस में होता है, अगेन MCQ, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट पर भी बेटा MCQ बनते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखो NTA के हेड ने बोला है, क्या बोला है, उन्हें कहा है कठिन पेपर अच्छा पेपर नहीं होता है, और NCERT से या जो बुक्स है उनसे भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रिमेंबर, पेपर कठिन नहीं होगा, पेपर NCERT के एक एक बारीक से बारीक फैक्ट को उठा के पूछ लेगा आपसे वो, और आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा बोलने का कि भैया कि ये कहां से आ गया, अरे वो NCERT में छिपी हुई लाइन वही दे दी आपको उठा के उसने के, ठीक है। जिस पॉइंट को आपने जनरल समझे थे कि पोस्टीरियर है कि एंटीरियर है कि लेटरल है, वहीं कंफ्यूज हो गए हम, ठीक है। तो नहीं कंफ्यूज हम करके, तो क्या होता है कि वासा एफ्रेंसिया वो डक्ट है जो टेस्टिस से बाहर निकलती है, एपिडाइमिस में जुड़ती है। एपिडाइमिस टेस्टिस के पोस्टर साइड पर प्रेजेंट होता है के, फिर एपिडाइमिस क्या करता है, वास डिफरेंस में लीड करता है, और ये एब्डोमेन में आती है, और ये ब्लेडर के साथ एक लूप बनाती है। तो क्वेश्चन कर सकता है कौन सी ऐसी मेल एक्सरी डक्ट है, सुनिए क्वेश्चन MCQ है, कौन सी ऐसी मेल एक्सरी डक्ट है जो कि एब्डोमेन में आके ब्लेडर के चक्कर लगाते हैं और इजैकुलेटरी डक्ट में कन्वर्ट होती है, आंसर है वास डिफरेंस। कौन सी ऐसी डक्ट है जो टेस्टिस से बाहर निकलती है, वासा एफ्रेंसिया है। कौन सी ऐसी डक्ट है जो सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से, सभी सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म को कलेक्ट करती है, रेडिटेस्टिस है। कौन सी ऐसी डक्ट है जो टेम्परेरी तौर पर स्पर्म को स्टोर करती है, रिसीव करती है, स्टोर करती है, वो एपिडाइमिस हो गया। ये सब बातें दिमाग में रहना चाहिए हमको, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। इट रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, एंड जो वास डिफरेंस है सेमाइनल वेसिकल से डक्ट को रिसीव करता है, और यूरेथ्रा में ये ओपन होता है एज एन इजैकुलेटरी डक्ट। मतलब इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है बेटा, ये बेसिकली जो वासा डिफरेंस है उसमें जुड़ता है, किसके आके, उसमें वास डिफरेंस में आके जुड़ता है क्या, सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल का जो है वो वास डिफरेंस में जो है वो सेमाइनल वेसिकल का डक्ट आके जुड़ता है, और इसके बाद क्या होता है, ये दोनों डक्ट जो है वो यूरेथ्रा में जाके जुड़ जाते हैं, और क्या बन जाता है उससे, इजैकुलेटरी डक्ट बन जाता है, ठीक है। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, देखो ये डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड ऑफ थ्रू द यूरेथ्रा के थ्रू ये सीमेन को बाहर रिलीज करती है। तो स्टोर भी करती है इसको, और ट्रांसपोर्टेशन, तो मतलब ये जो एक्सेसरी डक्ट होती है वो स्पर्म को स्टोर भी करती है और उसे ट्रांसपोर्ट करने में भी रोल प्ले करती है, याद रखिएगा, ठीक है। यूरेथ्रा जो है क्या होता है, यूरेथ्रा किसकी डक्ट है, वो ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर के। यूरिनरी ब्लेडर क्या करता है, ये यूरिन का
का स्टोरेज करता है। यानी जो किडनी के अंदर जो यूरिन बनती है वो यूरेटर के थ्रू, किडनी में जो यूरिन बनती है वो यूरेटर के थ्रू आती है ब्लेडर के अंदर, ब्लेडर में स्टोर करती है, और के एक लेवल के तक जब यूरिन स्टोर आती है तो फिर व्यक्ति को जो है वो यूरिनेशन की इच्छा होती है और फिर वो यूरिन को बाहर रिलीज करता है। तो यूरिनरी ब्लेडर का जो ओपनिंग है बाहर वो है यूरेथ्रा है, ठीक है। ये एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, पेनिस के थ्रू ये बाहर खुलता है और इसकी ओपनिंग को हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, इसकी ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं किडनी दिखाई पड़ रहा है आपको, किडनी के बाद आपको यूरेटर दिखाई पड़ रहा है, देन आपको ब्लेडर दिखाई पड़ रहा है और ब्लेडर की ओपनिंग आपको यूरेथ्रा दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हो बेटा ऊपर से दोनों क्या है, यूरेटर, यूरेटर कहां से आता है, किडनी से आता है। ये क्या है बेटा, ये आप देख रहे हो जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है, यूरेथ्रा आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसी यूरेथ्रा में क्या होता है कि वो डक्ट आकर खुलती है जिसमें कि वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल जो है वो उसकी डक्ट फ्यूज हो चुकी होती है और इजेकुलरी डक्ट को वो बनाती है, उठ के इसमें आके खुलती है वो, ठीक है। देख रहे हैं आप, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। पेनिस क्या होता है, पेनिस इज दी मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। याद रखिए पेनिस का काम क्या होता है, पेनिस का होता है इंसेमाइनेशन के, पेनिस के अंदर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, इंसेमाइनेशन में रोल प्ले करता है। ये स्पेशल टाइप के टिश्यू से बनाता है। स्पेशल टिश्यू का मतलब होता है दीज आर द स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है। ये स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जिनमें ब्लड इकट्ठा होने पर ये पेनिस को इरेक्ट करते हैं, उसे हार्ड करते हैं ताकि इंसेमाइनेशन में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमाइनेशन। पेनिस का जो अगला फूला हुआ सिरा होता है उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं और ये एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से घिरा होता है, उसे हम फॉर स्किन कहते हैं या प्रीप्यूज कहते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। याद रखिए ग्लांस पेनिस जो होता है ये बेसिकली पेनिस के ही स्पॉन्जी भाग का एक्सटेंशन होता है, पेनिस के ही स्पॉन्जी भाग का ये एक्सटेंशन होता है। मेल एस्सरी ग्लैंड में क्या शामिल है, सेमाइनल वेसिकल शामिल है, प्रोस्टेट शामिल है, और याद रखिए सेमाइनल वेसिकल जोड़े में होता है, पेयर में होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड संख्या में एक होती है। तो कौन सी ऐसी ग्लैंड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो जोड़े में नहीं है, क्वेश्चन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो जोड़े में नहीं है, ऑप्शन ए दिया उसने आपको सेमाइनल वेसिकल, ऑप्शन बी दिया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ऑप्शन सी दिया आपको प्रोस्टेट। आंसर इज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट जो है वो संख्या में एक होती है, ठीक है। फिर ये जो ग्लैंड है, सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट दिस सेमाइनल प्लाज्मा के, याद रखिएगा बेटा सेमाइनल प्लाज्मा मतलब ये जो ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट हो गया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, इनके सीक्रेशन को मिलाकर हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें कि फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और सर्टेन एंजाइम होते हैं, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन जो होता है वो पेनिस को लुब्रिकेट भी करता है, ये पेनिस को लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है, के कॉपुलेशन में इससे हेल्प हो जाती है। और दूसरा इसके अलावा जो है इसका सिक्रेशन एक काम और करता है कि जो यूरिन के कारण, यूरिन स्लाइडली एसिडिक होती है, तो यूरिन के कारण जो पीएच में परिवर्तन आ चुका होता है यूरेथ्रा के अंदर, उसको ये न्यूट्रलाइज करता है ताकि सीमेन को जो है कोई पीएच का प्रभाव सीमेन के ऊपर ना पड़े, ठीक है। देखिए आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहां पे कि आपको अब यहां पे क्या लिखा है, यहां पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ उन्होंने स्पेशल टिश्यू लिखा हुआ है। अब ये स्पेशल टिश्यू क्या होते हैं, ये होते हैं कार्पस कैवर्नोसम और कार्पस स्पॉन्जिसम। एनसीईआरटी में इनका नाम मेंशन नहीं है पर हमको पता होना चाहिए कि कार्पस कैवर्नोसा और कार्पस स्पॉन्जियोसा जो है ये वो टिश्यू होते हैं बेटा, के क्लियर, जो क्या होते हैं, जो कि वास्तव में जो है वो जो कि स्पेशल टिश्यू होते हैं जो इरेक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कार्पस कैवर्नोसा लेटरली पोजीशन में होते हैं और स्पॉन्जिसम जो है वो मिडिल बीच वाली पोजीशन में होता है, और ये कार्पस स्पॉन्जिसम ये आगे जाके जो है वो फैल जाता है और ग्लांस पेनिस का वो निर्माण करता है, ग्लांस पेनिस को वो बनाता है, अगले फूले हुए सिरे को वो बनाता है, ठीक है, क्लियर। अब ये तो बात की हमने एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात की हमने। अब नेक्स्ट हिस्से पे हम आते हैं, हम बात करते हैं गैमीटोजेनेसिस की। भैया मेल गैमीट कैसे बनता है। अब ये तो देखो स्ट्रक्चर समझ गए हम समझ गए कि टेस्टिस किस तरह का होता है, स्क्रोटम का मतलब क्या होता है, के फिर हम ये भी समझ गए कि इसके अंदर जो है वो सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं, के हमने ये भी कहा टेस्टिकुलर लोब्यूल का मतलब क्या है। लोब्यूल के अंदर 1 से 3 तक सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट थे, उसमें उन ट्यूब्यूल के बीच में जगह थी इंटरस्टिशियल स्पेस का, जहां पे लीडिंग सेल प्रेजेंट थी। फिर रेटेटेस्टिस क्या होता है, वासा एफ्रेंशिया क्या होता है, एपिडाइमिस क्या होता है, वास डिफरेंस क्या होता है, इजेकुलरी डक्ट क्या होती है, यूरेथ्रल मीटस क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है उसको देखा हमने।
फिर हमने ग्लैंड की बात की, हमने कहा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, फिर हमने कहा सेमिनल जो है वो वेसिकल्स होते हैं, हमने कहा कि जो है बल्बोइथेरल ग्लैंड होती है, उसको भी देखा हमने यहाँ पे। अब बात करेंगे कि मेल गैमीट कैसे बनता है, कि कैसे मेल गैमीटोजेनेसिस होती है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा बेटा पहले ही, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस मेल में होता है, फीमेल में ओवरी होती है, ये गैमेट प्रोड्यूस करती हैं। के गैमेट बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। के देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि टेस्टिस में मेल गैमेट बनेगा, स्पर्म बनेगा। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है, तो स्पर्म बनना क्या कहलाता है, उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। के कौन सी ऐसी सेल होती है जो स्पर्म के बनाने में रोल प्ले करती है, तो हमने कहा था मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल क्या कहलाती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है वो प्यूबर्टी के समय से जो है वो प्यूबर्टी के समय से एक्टिव होती है, और प्यूबर्टी के बाद क्या करती है, मेल गैमेट को बनाने की शुरुआत करती है। इनके क्लियर, कैसे गैमेट होते हैं हैप्लॉइड, गैमेट होते हैं हैप्लॉइड, गैमेट होते हैं हैप्लॉइड। इसका मतलब गैमेट बनाने के लिए करना पड़ेगा मियोसिस के, तो इसका मतलब स्पर्मेटोगोनिया सेल डिप्लॉइड सेल होती हैं जिनमें होगा मियोसिस, और फिर क्या बनेगा बेटा, यानी स्पर्मेटोगोनिया सेल या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, उनमें होता है मियोसिस और उसके बाद बनता है स्पर्म बनता है। ठीक है, वो भी एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। सीधा स्पर्म नहीं बनता है, पहले बनेगा स्पर्मेटिड बनेगा, फिर स्पर्मेटिड में परिवर्तन आएगा और उससे स्पर्म बनेगा। देखते हैं हम पूरी प्रोसेस को, सीक्वेंस याद रखना है हमको पूरा पूरा, जो जो बता रहा हूं बेटा, क्योंकि ये क्रम वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे इस बार। द स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज नंबर। ऐसा क्यों होता है, यदि सीधा हर एक स्पर्मेटोगोनिया सीधा म्यूसिस में भाग ले लेगा तो प्रॉब्लम यह होगी कि एक समय ये खत्म हो जाएंगे। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में 50 साल की उम्र में मीनोपॉज हो गया, ओवरी के अंदर ओवरी के अंदर जो है वो ओवम बनाने की क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि गैमेट ही खत्म हो गए उसके। मेल में क्या होता है, मेल में कंटिन्यूअस रिप्लेसमेंट चल रहा होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलती है नहीं, हम सीधा म्यूसिस में भाग नहीं लेंगे, पहले हम अपने इसी और सेल बना देंगे हम, और उस सेल को बोलेंगे तुम म्यूसिस में जाओ, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बना देंगे हम, अपने आप को रिप्लेस करते रहेंगे हम, ताकि स्पर्मेटोगोनिया का लेयर बना रहे। क्या लिखा, ये माइटोसिस करेगी, अपना नंबर बढ़ाएगी। के हर एक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड होती है, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, और कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल ऐसी होती है जो म्यूसिस में भाग लेती हैं, उन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है बेटा, मतलब मैंने कहा ना, स्पर्मेटोगोनिया एक तो अपने आप को रिप्लेस कर रही है ताकि खत्म ना हो जाए वो के, और जो अपने से सेल बने उनमें से कुछ सेल ऐसी होंगी जो म्यूसिस में भाग लेंगी, उन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, डिप्लॉइड सेल होंगी वो भी के। क्लियर, देखो बेटा, ये हम देख रहे हैं एक सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर का हम जो है वो हिस्सा देखो बेटा, ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको पूरा है ना, ये ब्लू वाला पूरा, ये क्या है, ये सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के क्रॉस सेक्शन बने, दिस इज द डायग्रामेटिक सेक्शन या क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल को देख रहे हैं। उसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, स्पर्मेटोगोनिया सेल दिखाई पड़ रही है, स्पर्मेटोजोआ दिखाई पड़ रहे हैं, और दो ट्यूब्यूल के बीच में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, इंटरस्टिशियल सेल दिखाई पड़ रही है, जो क्या होती है, लीडिंग सेल होती है, मेल हार्मोन एंड्रोजन को वो रिलीज करती है। ठीक है ना, ये भी एनसीईआरटी का इमेज है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करता है, इसमें होता है म्यूसिस फर्स्ट होता है, रिडक्शन आपको पता है ना, म्यूसिस दो स्टेप में होता है, म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकंड के, तो म्यूसिस फर्स्ट होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। ठीक है, क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। क्रोमोसोम नंबर पहले से आधा हो गया, 23 क्रोमोसोम रह गए, लेकिन हर एक क्रोमोसोम क्या होगा, अभी भी डायड होगा, तो मतलब डिवीजन म्यूसिस सेकंड करना पड़ेगा। पढ़ा है ना हमने म्यूसिस में कि म्यूसिस इज ए 2 स्टेप प्रोसेस, जहां पर कि जो है वो 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ठीक है, एक बार क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं, अगली बार क्रोमोसोम का अंदर जो डीएनए कंटेंट है उसको इक्वलाइज किया था, आधा आधा किया था उसको। ठीक है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है म्यूसिस सेकंड में भाग लेगा और 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाएगा। याद रखिए, स्पर्मेटिड जो होते हैं ये पहले बनते हैं, इसके बाद एक्चुअल स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। स्पर्मेटिड के अंदर जो है वो मेटामॉर्फोसिस परिवर्तन देखने मिलेगा आपको, और ये स्पर्म में कन्वर्ट होगा। स्पर्मेटिड मोटाइल या गमनशील नहीं होते हैं, क्योंकि स्पर्म मोटाइल या गमनशील होता है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना, देखिए क्या हुआ। अब दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इमेज फॉर 2021। ठीक है,
एक्सपेक्टेड इमेज जो एग्जाम में आपके आएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड इमेज बेस्ड एमसीक्यू। ठीक है, अब देखो, आप देख रहे हो स्पर्मेटोगोनिया सेल दिखाई पड़ रही है आपको, ठीक है, बीच बीच में कुछ आपको सर्टोली सेल दिखाई पड़ रही है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करती है। स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो डिवाइड की, माइटोसिस किया उसने, कुछ उसने सेल बनाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बनाया, ये डिवाइड किया, म्यूसिस फर्स्ट हुआ तो क्या बन गया, सेकंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, म्यूसिस सेकंड हुआ तो क्या बन गया, स्पर्मेटिड बन गया, और स्पर्मेटिड जो है वो अपने आप को स्पर्मेटोजोआ में वो कन्वर्ट कर लेगा, उसका परिवर्तन स्पर्मेटोजोआ में हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, और स्पर्मेटोजोआ जो होता है ये एक्चुअल मेल गैमेट होगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये अब देखो बेटा, जैसा भी एनसीईआरटी में जैसा भी लेवल किया गया है ना, बिल्कुल यही इमेज और यही लेवलिंग दिमाग में रखिएगा, आपको एग्जाम में ऐसा ही आएगा ये। ठीक है, देखो क्या हुआ, प्यूबर्टी के बाद स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन हुआ, स्पर्मेटिड बने, इसमें डिफरेंशिएशन हुआ, स्पर्मेटोजोआ बना। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी, ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा बेटा। अब इसमें क्या है, ये है 2n, ये है 2n, ये है n, ये है n, ये है n। ठीक है, डिप्लॉइड डिप्लॉइड हैप्लॉइड 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 याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है ना, मतलब बेटा स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस फर्स्ट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस सेकेंड हुआ तो स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन हुआ तो इससे क्या बना, स्पर्मेटोजोआ बना। तो सीक्वेंस भी आपको बेटा याद रखना है, आपको सीक्वेंस भी यहां पर याद रखना है। ठीक है, क्लियर, वेरी वेरी आईएमपी। आप बोलोगे सब आईएमपी क्या, हाँ बेटा, कुछ इससे बड़े इंपॉर्टेंट हटके, तो आपको ये दोनों में डिफरेंस याद रखना पड़के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, क्या जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है तो उसे स्पर्म का बनना, जेनेसिस मतलब होता है बनना, किसका बनना, लिखा ना यहां पे, स्पर्म का बनना। ठीक है, स्पर्म का बनना, स्पर्म मियोजेनेसिस। ठीक है ना, जेनेसिस स्पर्म, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्पर्मेटोजोआ में होता है, उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है ना, अब आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। अब स्पर्म बनने के बाद क्या होता है, उस स्पर्म को प्रॉपर नॉरिशमेंट चाहिए, उसको कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर चाहिए जिससे कि वो एक्चुअल मेल गैमेट में कन्वर्ट हो सके। याद रखिए, सर्टोली सेल केवल नॉरिशमेंट या भोजन प्रोवाइड नहीं करती है, वो ग्रोथ फैक्टर भी प्रोवाइड करती है, वो ऐसे फैक्टर प्रोवाइड करती है जो एक्चुअल स्पर्म को बनने में उसे हेल्प करता है, एक्चुअल एक्टिव मेल गैमेट बनने में हेल्प करता है। तो क्या हुआ कि स्पर्म म्यूसिस के बाद में स्पर्म का हेड जो होता है वो जैसे ये मान लो सर्टोली सेल है, ठीक है, और ये स्पर्म है, तो स्पर्म अपना हेड स्पर्म जो है वो सर्टोली सेल में जो है वो ऐसे अटैच कर लेता है। और फाइनली जब ये अपने आप को मैच्योर करेगा, इसे ग्रोथ फैक्टर मिल जाएगा, तो ये वहां से अलग हट जाएगा और क्या होता है, फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल बाय प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन के, तो उसे बोलेंगे स्पर्मिएशन। मतलब स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद सर्टोली सेल में एम्बेडेड जाता है, धस जाता है। स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद सर्टोली सेल में धस जाता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ग्रोथ फैक्टर को लेता है, मतलब नॉरिशमेंट लेगा, ग्रोथ फैक्टर को लेगा और उसके बाद वहां से अलग हो जाएगा और सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के थ्रू कहां निकल जाएगा, वो एपिडाइमिस तक पहुंच जाएगा। प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन बोलेंगे। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं हम इसको, स्पर्म प्लस मोशन मूवमेंट बोल दिया हमने। यहां पे क्या बोला हमने, देखो पढ़ो, स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का हेड सर्टोली सेल में धस जाएगा और फाइनली रिलीज फ्रॉम, निकल गया, मोशन बाहर कर दिया उसको यहां के, और कहां पहुंचेगा, फाइनली वो आगे बढ़ जाएगा, तो हमने स्पर्मिएशन कह दिया इसको हमने। ठीक है, क्लियर। फिर अब हार्मोन्स के बारे में कुछ याद रखना है हमको। स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोन्स के बारे में हम याद रखते हैं यहां पे। स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है, प्यूबर्टी के समय शुरू होता है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल में क्या होता है, जब फीमेल वाला हिस्सा पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी हमने क्या कहा, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी की एज में शुरू होता है, और
इस समय जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच कहां से निकलते हैं? ये निकलते हैं बेटा कहां से? ये निकलते हैं आपके हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो हिस्सा होता है जो हमारी मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो जो भी रिलीजिंग हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से निकले। किसको असर किया उन्होंने? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्सों को, एंटर पार्ट को उन्होंने अफेक्ट डाला उन्होंने। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं इनका लेवल बढ़ेगा और ये एंटर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से पे काम करेंगे। वहां से दो हार्मोन को ये रिलीज करवाएगा, एक होता है ल्यूटिजाइंग हार्मोन, दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना, याद रखिएगा बेटा, ऐसे याद रखे, ल्यूटिजाइंग हार्मोन और लीडिक सेल दोनों में एल है। कभी कभी भूल जाते हैं, छोटी सी बात को ही एग्जाम में हम गलत कराते हैं हम, तो ऐसे याद रखिए आप कि ल्यूटिजाइंग हार्मोन LH और लीडिक सेल दोनों में L लगा हुआ है ना, मतलब LH लीडिक सेल पे काम करेगा। ठीक है, मतलब ल्यूटिजाइंग हार्मोन का L, लीडिक सेल का L के कनेक्टेड कर दिया हमने यहां पे। तो हमने क्या बोला? हमने कहा कि ल्यूटिजाइंग हार्मोन जो है लीडिक सेल पर जो है वो एक्ट करेगा और क्या करेगा? एंड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। लीडिक सेल क्या करती है? एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जबकि और एंड्रोजन क्या करेगा बदले में? वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को जो है वो प्रमोट करेगा। उठ के याद रखिए, है ना, वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को वो प्रमोट करेगा। क्लियर? याद रखेंगे। देन जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल पे काम करता है, कुछ फैक्टर को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, जो कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस में, देखो कितना एकदम क्लियर के, दिस इज एन एमसीक्यू। ठीक है ना, जो एफएसएच है बेटा वो सर्टोली सेल पे काम करेगा और ये कुछ ऐसे फैक्टर को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल को, जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में ये हेल्प करेगा। के तो आप जो ऐसे फैक्टर जो स्पर्मियो, अब ध्यान से बात सुन के, ऐसे फैक्टर जो होते हैं उनके बनने में जो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, वो कौन सा हार्मोन हेल्प करता है उसमें? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हेल्प करता है, जिससे कि स्पर्मियोजेनेसिस के लिए कुछ फैक्टर जो है वो बनते हैं। के और साथ में ये सर्टोली सेल पर एक्ट करता है। ठीक है, क्लियर? अब एक यदि हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो क्या पाएंगे? हम पाएंगे कि एक स्पर्म का जो स्ट्रक्चर उसमें पाएंगे हम कि इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है बेटा। इसमें हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। याद रखिएगा बेटा, मिडिल पीस जो होता है, एम फॉर मिडिल पीस, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया आपको स्पाइरल पैटर्न में देखने मिलेगा आपको। ठीक है ना, क्लियर? ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेलप द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, क्योंकि तो सेल ही है ना, एक स्पर्मेटिड को ही तो हमने जो है वो डिफरेंशिएट किया और स्पर्मेटोजोआ बन गया उससे, तो सेल की मेम्ब्रेन भी होती है। द स्पर्म हेड कंटेंस एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, स्पर्म के हेड में एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और उसके ऊपर एक टोपी के समान कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एक्रोसोम कहते हैं। एक्रो मतलब आगे, सोम मतलब बॉडी, एक्रो मतलब सबसे आगे। ठीक है, सोम मतलब बॉडी या स्ट्रक्चर, बॉडी या स्ट्रक्चर के सबसे आगे जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक्रोसोम है। ठीक है, तो एक्रोसोम देखने मिलता है। याद रखिए, एक्रोसोम इज लाइक ए बिग लाइसोसोम, ये एक बड़े लाइसोसोम के समान होता है। इट इज फॉर्म बाय दी मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से बनता है और इसके पास में कई सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो एक की मेम्ब्रेन को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो याद रखिए, स्पर्म के हेड में एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस देखने मिलेगा और इस जो उसका अगला सिरा होगा वहां पे कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, इसे हम एक्रोसोम बोलते हैं। देखिए ध्यान से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल n इक्वल टू 23। ठीक है, ये पूरा हेड वाला हिस्सा हो गया। देन नेक है ये। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर आप देख रहे हैं ये मिडिल पीस दिखाई पड़ रहा है, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ रहा है जो एनर्जी सोर्स होता है, स्पर्म के तैरने में हेल्प करता है, और ये इसका टेल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें टेल होगा। याद रखिए, स्पर्म फर्टिलाइजेशन के समय क्या कैरी करता है ना, क्या कंट्रीब्यूट करता है ना स्पर्म? जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्म कंट्रीब्यूट इट्स न्यूक्लियस, अपना न्यूक्लियस देगा, वहां पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है स्पर्म के पास, हैप्लॉइड होता है ओवम के पास, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। साथ साथ में जिस चीज को हम अक्सर भूल जाते हैं वो है कि स्पर्म आल्सो कंट्रीब्यूट ए सेंट्रियोल,
स्पर्म एक सेंट्रियोल भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि कारण यह है कि oogenesis की प्रोसेस बीच में रुकी होती है। क्यों रुकी होती है इस पर आगे बात करेंगे। अभी इतना दिमाग में डाल लो आप कि स्पर्म न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करता है, साथ में एक सेंट्रियोल भी कंट्रीब्यूट करता है, तभी जो है वो oogenesis की प्रोसेस पूरी हो पाती है। फर्टिलाइजेशन हुए बगैर oogenesis की प्रोसेस भी पूरी नहीं हो सकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, एक्रोसोम में क्या होता है बेटा? द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। ठीक है, क्या हेल्प करते हैं? ये ओवम की टफ सरफेस जो होती है उसको वो डाइजेस्ट करते हैं और वहां से एक प्रकार से डाइजेस्ट करते हैं, जिससे कि जो है वो न्यूक्लियस जो है वो उसको वो न्यूक्लियस को और सेंट्रियल को जो है वो ओवम के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें। द मिडिल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया नेबेनकर्ण कहलाते हैं बेटा, नेबेनकर्ण बोलते हैं इनको हम। और ये नेबेनकर्ण जो होते हैं ये वो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं और ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? ठीक, एक मेल एक बार के सीमेन के एक बार इजेक्युलेट मतलब एक बार की सेक्सुअल एक्टिविटी में जितना सीमेन बाहर निकलता है उसके अंदर के वो 2 से लेके 5 ml 2 to 5 ml हो सकता है। उसके अंदर 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, एक बार के क्वाइटस में निकलते हैं। ठीक है, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% कम से कम 60% स्पर्म जो होते हैं नॉर्मल शेप और साइज के होना चाहिए और कम से कम 40% में अधिक एक्टिविटी, अधिक मूवमेंट या वाइग्रस मोटिलिटी होना चाहिए। तो ये दोनों आंकड़े याद रखो बेटा के तकरीबन 60% नॉर्मल साइज एंड शेप के होना चाहिए। ठीक है, और 40% जो है वो विग्रस मोटिलिटी वाले होना चाहिए, तेज मूव करने वाले होना चाहिए। यदि ऐसा परसेंटेज नहीं है तो मान लो किसी के सीमेन के अंदर स्पर्म तो प्रेजेंट है लेकिन वो 50% या 40% ही नॉर्मल साइज से शेप के हैं और बस 10-15% में वाइगस मोटिलिटी, तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, कम से कम इतना होना चाहिए। इसीलिए इनफर्टिलिटी के केसेस में सीमेन एनालिसिस भी की जाती है। जब एक कपल के बच्चा नहीं हो रहा होता है तो अक्सर लोगों के दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि फॉल्ट जो है वो फीमेल में ही होगा, पर ऐसा नहीं है। कई बार स्पर्म एनालिसिस करने पर मालूम चलता है कि मेल के जो स्पर्म है उसमें नॉर्मल शेप वाले स्पर्म कम संख्या में, मोटिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो फिर कुछ दवाइयां दी जाती हैं, कुछ जो है वो ट्रीटमेंट चलता है जिसके बाद स्पर्म की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, फिर sperm released from seminiferous tubule are transported by the accessory duct। अब डक्ट कैसे? seminiferous tubule, tubuli recti, retrotestis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct, urethra, erythrometus बाहर। जो सीक्वेंस मैंने याद किया वो आपके दिमाग में रहना चाहिए बेटा एकदम। ठीक है ना? क्लियर? Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of the sperm। याद रखिए। ठीक है, अकेला स्पर्म जो है वो शुरू से एक्टिव नहीं होता है, एपिडाइमिस में आता है, वहां पे उसे कुछ सिक्रेशन मिलते हैं और कुछ तरह के ग्रोथ फैक्टर मिलते हैं जिसके बाद वो प्रॉपरली मैच्योर होकर अपनी मोटिलिटी को वो गेन करता है। ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला के हम सीमेन कहते हैं। तो सीमेन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा जो ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, सेमाइनल वेसिकल हुआ, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड हुआ, उसके सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसके सिक्रेशन को हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। उसमें स्पर्म मिलेगा तो उसे हम सीमेन कहते हैं। द फंक्शन ऑफ मेल एसिड डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड एंड्रोजन के। क्या बोल रहे हैं? जो मेल एसिड डक्ट हैं और जो ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? उसको मेंटेन कौन करता है? उन्हें मेंटेन करने वाला होता है बेटा एंड्रोजन, मेल हार्मोन उनको मेंटेन करता है। मेल हार्मोन उसको बेटा मेंटेन करता है, याद रखना है हमको। ठीक है ना? क्लियर? अब यहां पर क्या, तो पिछले 1 घंटे में हमने क्या देखा बेटा? हमने देखा, बात खत्म नहीं हुई है कि मतलब दो पैटर्न है यहां पे आपके पढ़ने के। एक तो पहला वाला घबरा के बैठ गए कि भैया कर रहा है, दूसरा है यस, ठीक है, डांस कि भैया अगले लेक्चर में हम और अच्छा सीखेंगे हम। और आज जितना पढ़ा है, आज के डीपीएस में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, वो सभी क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ मिलेगा, मतलब मेल पार्ट से। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मिएशन, सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल,
डक्ट का सिस्टम, वो सारे एमसीक्यू आज के डीपीएस में आपको देखने मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम बेटा कवर करने वाले हैं, क्या कवर करने वाले हैं हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कवर करेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर। और उसमें हम फिर जो है वो आगे का जो फर्टिलाइजेशन के बाद के जो परिवर्तन है उसको भी वहीं पर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सब्र के साथ पढ़ते हैं, बहुत सफिशिएंट टाइम हमारे पास है बेटा। नहीं हम ये आज से गिनना शुरू करें तो मिड ऑफ अप्रैल से बात करें तो आप समझिए 15 दिन अप्रैल के हो गए, पूरा मई जून जुलाई, ठीक है, 3.5 महीना है, जुलाई की चलो 15 दिन छोड़ दे, 3 महीना पूरा हमारे पास है, 90 डेज हमारे पास है, हम फोड़ सकते हैं इसमें, क्लियर। इसलिए बेटा मेहनत कीजिए, पढ़िए। आपको लगता है कि भाई अब यहां पे थोड़े ये इंटरटेनमेंट प्रोग्राम थोड़ी ना है, ये तो क्लास है, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मन भी नहीं लगेगा, कई बार लगेगा अरे यार सर ये तो हम पढ़े थे, बोर लग रहा। अरे भाई ऐसा है, ये कोई आईपीएल थोड़ी ना है, ये तो करियर बिल्डिंग प्रोसेस है बेटा, ठीक है। यहां पर आपको जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कहता हूं ना हमेशा, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। दो मेरे स्टेटमेंट है जो दिमाग में डाल लेना, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है, और दूसरा स्टेटमेंट है जंग लगने से बेहतर है घिस जाना, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। मूल मंत्र सफलता के बांध लो, गांठ बांध लो इसकी, ठीक है बेटा। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।